हेलो एंड वेलकम टू रिवीजन प्लस क्रैश कोर्स ऑफ सोशल साइंस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और बहुत ही इजी चैप्टर विच इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमारे को इसका टाइटल समझना है कि सेक्टर्स होते कौन कौन से हैं। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे उन सब सेक्टर्स को आपस में, जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, टर्शरी सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे, और फिर हम फाइनली जानेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये सब चीजें क्या होती हैं। अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको एक बेटर क्लासिफिकेशन के लिए 3 सेक्टर्स में बांट दिया गया विच आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में सारे वो गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करके ह्यूमन एक्सट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन। कॉटन की कल्टीवेशन में जो 2 नेचुरल रिसोर्सेज मेन लगते हैं दैट आर सनलाइट एंड वाटर, और उनका यूज करके कॉटन की कल्टीवेशन होती है। प्राइमरी सेक्टर में जितने भी गुड्स बनाए जाते हैं वो सब ज्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं और फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं। इस वजह से इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर की, जिसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट किए गए हैं प्राइमरी सेक्टर को, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है और ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल जो शुगर केन की कल्टीवेशन है, गन्ने की खेती, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करना गुड़ में, एक एडिबल प्रोडक्ट में, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। और ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्टिविटीज़ हैं ये मोस्टली इंडस्ट्रीज में करी जाती हैं, तो इस वजह से इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और फाइनल जो सेक्टर है दैट इज टर्शरी सेक्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। इसमें बड़ी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, स्टोरेज एटसेट्रा। और ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इस वजह से इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जितने भी प्रोफेशन है जैसे टीचर, लॉयर, डॉक्टर, कॉरपोरेट जॉब्स, वो सब इसी सेक्टर का हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपैरिजन बिटवीन 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसका जो बेसिक रूल होता है कि हमारे पास एक सेम पैरामीटर होना चाहिए, एक सेम बेसिस होना चाहिए, एक सेम यूनिट होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम किन्हीं चीज़ों को कंपेयर कर सकें। और इन तीनों सेक्टर्स में अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग सर्विसेज होते हैं, तो उन्हें डायरेक्टली कंपेयर करना इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम उन गुड्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं और फिर उस मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे तीनों सेक्टर्स को कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में दैट इज कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। और जीडीपी होता क्या है ये हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी समझा था, दैट इट इज द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या सच में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट किया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए एक फार्मर है, उसने अपने लैंड पर गेहूं उगाया 10 और उसे बेचा 10 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में, और मार्केट में एक ट्रेडर ने उस 10 रुपए पर केजी के हिसाब से उसे खरीदा और उसका ग्राइंड करके आटा बना दिया, और फिर उसे एक मैन्युफैक्चरर को आगे बेचा 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। और उस मैन्युफैक्चरर ने उसमें चीनी मिलाई और भी उसको मोल्ड करके शेप देके उसके बिस्किट्स बना दिए जो उसने फर्दर बेचे 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हमें 10 रुपीज जो कि गेहूं का रेट था, 20 रुपीज आटे का रेट और 50 रुपीज बिस्किट का रेट, तीनों को कंबाइन करना है या सिर्फ 50 रुपीज को? तो द आंसर इज कि हमें सिर्फ और सिर्फ जीडीपी कैलकुलेट करते समय फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड करना होता है, काउंट करना होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अकाउंट कर लिया जाता है, एड्रेस कर लिया जाता है रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली टर्शरी सेक्टर के बारे में। और टर्शरी सेक्टर में हमारे को एक क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है समझना कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में टर्शरी सेक्टर जो है वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हुआ है, और इसके हमारे पास 4 रीजंस है। उन 4 रीजंस में उनको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और किसी भी डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बड़ी सारी बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड करना, जैसे बैंक, एजुकेशन, हॉस्पिटल एटसेट्रा। इस वजह से सर्विस सेक्टर में राइज आया है। नेक्स्ट थिंग इज कि पिछले सालों में जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, तो उन्हीं की ग्रोथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्शरी सेक्टर, जो क्योंकि वो उनको बड़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रेड एटसेट्रा।
नेक्स्ट रीजन इज कि पिछले कुछ सालों में लोग अमीर हुए हैं, तो जब वो अमीर हुए हैं तो उनकी स्पेंडिंग एबिलिटी वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है और अब वो डिमांड करते हैं एंटरटेनमेंट की, लग्जरी की। इस वजह से जो चीज़ें हैं जैसे रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, टूरिज्म, ये सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा राइज आया है। जो लास्ट रीजन है, फोर्थ रीजन, वो ये है कि बड़ी सारी एमएनसीज ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट करा है स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन और आईटी फील्ड में, जिस वजह से जो टर्शरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा राइज आया है। इन्हीं 4 रीजंस की वजह से जो टर्शरी सेक्टर है वो आज 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दैट इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो टर्शरी सेक्टर है वो 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, यानी कि कंट्री को सबसे ज़्यादा जो मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है, पैसा आता है, वो है टर्शरी सेक्टर से। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ऐसा लगेगा कि ज़्यादातर लोग भी फिर उसी सेक्टर में काम कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसका अपोजिट है। 50% से भी ज़्यादा जो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है वो आज भी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, एग्रीकल्चर का काम कर रही है, लेकिन उसकी जो आउटपुट है, जो बेनिफिट है, उसकी रेशो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में इस समय काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसमें इंसानों को लगता है कि वो तो यार काम कर रहे हैं, वो तो एम्प्लॉयड है, लेकिन जितना उनको पैसे मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे, क्योंकि जितने लोगों की एक्चुअली नीड है उससे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। या मतलब जो काम एक इंसान भी कर सकता है उसको करने के लिए 5-5 लोग लगे हुए हैं। तो इस वजह से अगर वहाँ से कुछ लोग हटा भी दिए जाएं तो प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया कैसे जाए। इसके हमारे पास कुछ तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम जो पहला लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखते हैं वो ये है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है इनको बेटर करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज कि ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर पर भी उनको फोकस करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए और जो लोग खोलना चाहते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, इजीली लोन देना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी बड़ी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज कि टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए इंडिया में, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग कमीशन की 5 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करी जा सकती हैं सिर्फ टूरिज्म को बेटर करके, लोगों को और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करके। नेक्स्ट इज, और जो सबसे परमानेंट सॉल्यूशन है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर लोग खुद से एजुकेटेड होंगे, अवेयर होंगे, तो उनको बनी बनाई फैसिलिटीज देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि दे विल क्रिएट देयर ओन वेज, तो उससे एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा जनरेट होगी। एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन इंडिया में लॉन्च किया गया था जिसका नाम था मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इस रूल के अकॉर्डिंग हर एक इंसान को जो भी विलिंग है काम करने के लिए, उसे 100 डेज का वर्क गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी, और अगर बाई चांस नहीं दे पाती तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, मतलब कुछ ऐसी धनराशि भी दी जाएगी कि हम तुम्हें काम नहीं दे पाए, सॉरी, ठीक है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि दे वर्क इन अ लीगल वे, उनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बिल्कुल इसका अपोजिट है। जैसे हम देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जो भी कंपनीज आती हैं, फर्म्स आती हैं, दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट और उनको कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वेयर एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो भी कंपनीज, फर्म्स, दुकानें आती हैं, वो सब गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर नहीं होती, और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही क्लियर और फिक्स होती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वेयर एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि कुछ टर्म्स ही नहीं होती। नेक्स्ट चीज, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, कि कितने घंटे काम करना है, कितनी मिनिमम सैलरी मिलेगी, ये सब चीजें, कितना बॉन्ड पीरियड है, कितने समय तक तुम्हें कंपनी को सर्व करना पड़ेगा, ये सब फिक्स होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वेयर एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होता है, तुम्हें कोई कभी भी उठा के कंपनी से निकाल नहीं सकता, हेल्थ बेनिफिट, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब मिलता है। हालांकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। और नेक्स्ट थिंग इज कि इसके एग्जांपल हैं जैसे स्कूल्स हो गए, बैंक्स हो गए, कॉर्पोरेट एमएनसीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आते हैं, जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। वेयर एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे पास आते हैं डेली वेज वर्कर्स, दुकान के अंदर जो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, और ये सब चीज़ें, स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर, ये सब चीज़ें जो कि जिनके पास एक फिक्स्ड जॉब नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ रहे हैं दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक सेक्टर का मतलब है जो कि सब चीज़ें
पब्लिक के लिए बनाई गई हैं, और प्राइवेट सेक्टर का मतलब जो कि एक प्राइवेट इंसान या इंडिविजुअल फर्म के द्वारा खोली गई है कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस, और वो अपने बेनिफिट के लिए उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो कंट्रोल और मैनेज करी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर में कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर फर्म उन्हें गवर्न करती है। जो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी सर्विसेज हैं उनका एम है पब्लिक वेलफेयर, की लोगों का भला हो, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर का जो मेन एम है, मेजर एम है, दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट्स को अर्न करना। और पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज आती हैं जो कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है हर इंडिविजुअल को प्रोवाइड करना, जैसे फूड, एजुकेशन, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, ये सब। और प्राइवेट सेक्टर में वो सारी चीज़ें, कंज्यूमर गुड्स, एवरीथिंग, सर्विसेज आती हैं जो भी प्रॉफिट जिनसे कमाया जा सके, जिनको हम मोनेटरी पैसे देकर जो है मेटीरियलिस्टिक चीज़ें जिन्हें हम खरीद सकते हैं, या फिर कोई लग्जरी हो गई, कंफर्ट हो गया, सर्विस हो गई, वो सब चीज़ें जो हम खरीदते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर के जो एग्जाम्पल हैं, दीज आर इंडियन रेलवेज, जो कि गवर्नमेंट मैनेज करती है, उसका फेयर, एवरीथिंग, उसकी मेंटेनेंस भी। और जैसे अगर हम देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर है, इसी वजह से उसकी फीस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। वेयर एज दूसरी तरफ अगर हम एग्जांपल देखें तो रिलायंस, इन्फोसिस, ये जो कंपनियां हैं, या फिर अगर हम यूनिवर्सिटी से कंपेयर करना है तो एमआईटी यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो और उनका जो बेसिक एम है वो भी यही है, मुनाफा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो आप वीडियो देख लेना, उसके बाद एनसीईआरटी पूरी रीड कर लेना, उसके बाद सुप्रीम नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जरूर करना, उसके बाद पूरा क्वेश्चन बैंक लगाना, और यू आर गुड टू गो। फाइनली, थैंक यू सो मच।